हेमंत जी आपके पास आता हूँ। न्यूज लॉन्ड्री ने एक रिपोर्ट दिया था। 30 कंपनियां ऐसी थीं जिनके ऊपर रेड पड़ी और उनमें से कुछ कंपनियों ने बाद में 355 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए। ये न्यूज लॉन्ड्री ने कुछ समय पहले फरवरी में बताया था। फिर 3-4 दिन पहले उन्होंने फिर बताया से कि 11 और ऐसी कंपनी मिली जिनके ऊपर सिमिलर पैटर्न था 30 के अलावा, और तब 62.3 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए गए। लेकिन जब ये लिस्ट बाहर आई तो कहते हैं कि इन 41 कंपनियों में से ये जो टोटल 30 पहले थी और 11 फिर जुड़ी जिसमें 62.3 करोड़ दिए गए, तो उनका कहना था कि इन 41 कंपनियों में से जो 18 कंपनियां हैं, उन्होंने रेड पड़ने के बाद 2010 करोड़ रुपए दिए हैं सर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में। तो न्यूज लॉन्ड्री की जो रिपोर्ट थी उसके मुकाबले भी करीब 5 गुना अमाउंट बढ़ जाता है सर। वो एक्चुअली ये न्यूज लॉन्ड्री का आज का ही रिपोर्ट है सर ये। और जो रिपोर्टिंग करने वाले आपको पता है जो उसका उनका नाम जो है क्या है अपना प्रतीक गोयल है। ये उनकी आज की न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट है कि वो टोटल 11 को बाद में और थी, 30 उनको पहले थी, 41 में से 18 कंपनियों ने 2010 करोड़ के बॉन्ड खरीदे रेड होने के बाद। यानी कि ये सारे बॉन्ड बीजेपी को गए होंगे, ये अनुमान है। तो इस लेवल का आप सोच सकते हो कि ऑपरेशन चल रहा है, एक वसूली और माफिया तंत्र चल रहा है, जैसे अंडरवर्ल्ड चलता है, ये चीजें हो रही हैं। और जनता को कम से कम देखना तो चाहिए भाई अल्टीमेटली क्या हो रहा है देश के अंदर, क्या चल रहा है, आप करना क्या चाहते हैं देश के अंदर। हेमंत जी। दिनेश जी, आपने चर्चा की न्यूज लॉन्ड्री की उस रिपोर्ट की। तो मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें हैं मेरे पास जो उसको मैं पढ़ कर सुना दूं, उसके बाद तो बात आगे बढ़ाऊं कि ये जो पूरा जो ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड है, वो लगता है कि प्रत्येक बॉन्ड के पीछे एक घोटाला है। अब देखिए, 2 अप्रैल 2022 को फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज की 409 करोड़ की संपत्ति ईडी ने अटैच की। इसके बाद क्या हुआ? 7 अप्रैल 2022 को कंपनी ने 100 करोड़ का इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद कर चंदा दिया। किसको दिया होगा? रेड क्यों नहीं पड़ी? सवाल उठता है कि ये 7 अप्रैल को 100 करोड़ का ये खरीदते हैं, तो आखिरकार इन्होंने दिया किसको? जाहिर सी बात है किसको दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर रेड पड़नी चाहिए थी। केस नंबर 2, अप्रैल 2023 मेगा इंजीनियरिंग ने करोड़ों का चंदा दिया। मई 2023 मेगा इंजीनियरिंग को 14,400 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया। ये कनेक्शन देखिए आप, इन्हें चंदा मिला और उन्हें धंधा मिला। केस नंबर 3, 18 अगस्त 2022 सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को के मालिक पूनावाला ने एक ही दिन में 52 करोड़ का चंदा दिया। 22 अगस्त 2022 मोदी ने उनसे मुलाकात की। फिर क्या तमाशा हुआ देश जानता है। कोविड वैक्सीन पर सीरम इंस्टीट्यूट को मोनोपोली बख्शी गई। संबंध समझ लीजिए आप इनका। केस नंबर 4, खनन समूह वेदांता ने 400 करोड़ रुपए से ज्यादा के इलेक्ट्रोल बॉन्ड दान दिए। फिर सरकारी कंपनी बीपीसीएल वेदांता को सौंप दी गई। सरगना को चंदा मिल रहा था और पंटर को धंधा मिल रहा था। केस नंबर 5, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी ने 90 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। यही कंपनी उत्तराखंड में सुरंग बना रही थी। 41 मजदूर 17 दिनों के लिए सुरंग में फंस गए। मामले की जांच तक नहीं हुई। केस नंबर 6, गाजियाबाद स्थित यशोदा हॉस्पिटल कोविड के दौरान जनता से वसूली के आरोप में यशोदा पर छापा पड़ा गाजियाबाद के। और उसके बाद 162 करोड़ के बॉन्ड इस कंपनी ने खरीदे। दान करने वाली मशीन को यह मिल गया। दान को कैसे उसको ब्लैक को व्हाइट किया जाता है, उस मशीन में ये डाला गया पैसा 162 करोड़। केस नंबर 7, टोरेंट पावर नाम की कंपनी ने 86.5 करोड़ का चंदा दिया। कंपनी को गुजरात में 47,000 करोड़ का सरकारी प्रोजेक्ट मिल गया। ये कनेक्शन आप देखते जाइए। और आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कंपनी ने जुलाई 2023 में करोड़ों का चंदा दिया। कंपनी को अगले कुछ महीनों में लगभग 6,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला। भाजपा सरकार ने मित्तल ग्रुप को गुजरात में सबसे बड़ा धंधा दिया। मित्तल ग्रुप ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड से भाजपा को चाप कर चंदा दिया है। अब ये समझ लीजिए कि ये सारे जो आंकड़े हैं, अब दिसंबर 2023 में शिरडी साई इलेक्ट्रिकल लिमिटेड पर छापा पड़ा और उसके बाद जनवरी में उस कंपनी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा। चंदा किसको गया होगा इसका अनुमान लगाया जा सकता है।
ये सब आंकड़े ये बता रहे हैं चीख चीख करके कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर इस देश में सबसे बड़ा लूट हुआ है और मोदी जी ने अपनी पार्टी का वर्चस्व स्थापित करने के लिए, विधायक खरीदने के लिए, एमपी खरीदने के लिए, सरकारों को खरीदने के लिए, सरकारों को गिराने के लिए ये पैसे जमा किए, लोगों उद्योगपतियों को डरा करके, धमका करके, एक्सटॉर्शन करके। ये साबित है इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इस देश की जनता को, जो वो डायमंड किंग है, वो बता दिया है कि इसकी प्राण कहाँ है, उसकी नाभि में तुमको तीर मारना है। अब अनिल सर ठीक कह रहे थे कि आज इस देश की जनता को विपक्ष की भूमिका में आना है। विपक्ष मतलब कोई पार्टी नहीं रह गई है, क्योंकि ये तय हो चुका है कि इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान, इस देश का चुनावी तंत्र, ये सब कुछ मोदी जी के हवाले है। मोदी जी ने 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करवाई। आप समझिए कितनी एरोगेंसी थी कि आपने एक दिखावा भी नहीं किया। आपको पता है कि आप बहुमत में है, वहां पर आपके बिना कुछ नहीं हो सकता है। आप तो ये चाहते कि अधीर रंजन चौधरी को कहते कि भैया कुछ नाम आप भी सुझाइए, हम उन नामों पर विचार करेंगे। क्या हो जाता उससे? आप इतना भी दिखावा नहीं कर सके और आपने कहा कि इसमें से चुन लीजिए। आपने 6 नामों की सूची उनके पास बाद में दी, पहले 212 का दिया, जैसा कि वो आरोप लगा रहे हैं। तो चुनाव आयोग क्या काम करेगा ये तय दिख रहा है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में आपने पूरी तरह से अपनी मनमानी स्थापित की, यह जानते हुए कि आपने कानून अपने फेवर में बनाया। तो दूसरी ओर आपने मीडिया का एक ऐसा तंत्र खड़ा कर रखा है जो आपके झूठ को प्रचारित करने के लिए, सच की तरह बताने के लिए वो चल रहा है, आगे आगे हरकारे की तरह, और इस देश की जनता को भ्रमित करने की तमाम कोशिशें हो रही है। तो ऐसे समय में यह जो जानकारी आई है, विपक्ष के हाथ जो ये जानकारी लगी है, नो डाउट इसमें बहुत सारे चंदा विपक्षी पार्टियों को ही मिला है, लेकिन मैं समझता हूं कि वो ऐसा नहीं है जिसके जरिए विपक्ष को बैकफुट पर लाया जा सके। विपक्ष को आज हमलावर होकर के इन चीजों को उठाना है और जनता के बीच में इन चीजों को ले जाना है कि आखिरकार आपके सामने बेरोजगारी, महंगाई का जो तमाशा हो रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो है कि आप एक तरफा उद्योगपतियों को, बड़े कारपोरेट घरानों को आपने सारा कुछ खोल करके दे दिया और वो अपनी मनमानी चला रहे हैं। वो तमाम तरह का धंधा कर रहे हैं और उसमें जनता की कोई चिंता नहीं है। जनता का एजेंडा उनके एजेंडे से पूरी तरह गायब है। उनको महंगाई, बेरोजगारी का कोई मतलब नहीं है। वो चाहे तो कंपनी बंद कर दे एक दिन में, वो चाहे तो कंपनियों में हजारों लोगों को एक साथ में फायर कर दे। तो ये पूरी जो व्यवस्था बना रखी है इन्होंने, तो इसको आपको जनता के बीच में लेकर के जाना पड़ेगा। अन्यथा ये जो अब हम लोग जो चिंता जता रहे हैं कि ये जो एजेंडा है, ये एजेंडा एक तरह से जनता का एजेंडा कैसे बने, विपक्ष को लेकर के इसको आगे आना पड़ेगा। अभी एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें जो कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, वो मैं उस चैनल का नाम भी बताता हूँ, न्यूज 18 भारत पर वो थी, और उसमें उन्होंने सबसे पहला ऑब्जेक्शन जताया कि आपने जो ये बहस जब यहाँ करवा रहे हैं, आपने एक तरफ एनडीए अलायंस, एनडीए लिखा है और दूसरी तरफ आपने इंडी लिखा है, INDI। उन्होंने यहीं से अपनी आपत्ति शुरू की, कहा कि आप हमारा नाम भी सम्मानजनक ढंग से नहीं लेना चाहते हैं, आप आई क्यों नहीं लगाया आपने उसमें, INDIA डॉट करके भी लगाते, आपने क्यों नहीं लगाया। उन्होंने, न्यूज एंकर ने कहा कि ये चलिए ये एरर है, इसको ठीक कर लिया जाए। उन्होंने और अपनी बात रखी जिस मुद्दे पर बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि हम आपके कहे अनुसार बात रखने के लिए नहीं आए हैं, हम अपनी बात भी कहने के लिए आए हैं, हम आपका एजेंडा चलने नहीं देंगे। तो ये हेड ऑन करने की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि जब तक आप नहीं बदलिएगा तब तक मैं इस बहस में शिरकत नहीं करूंगी, चाहे तो मैं यहां से उठ कर जाऊंगी या आप इसको बदलिए, इंडी को इंडिया कीजिए आप। तो ये जो है कि आप विपक्ष के खिलाफ किस हद तक आप नफरत पाल रहे हैं कि उसका नाम भी ठीक से नहीं ले रहे हैं। और यह काम मीडिया भी कर रहा है। लग रहा है कि मीडिया ने, जो पहले कहा जा रहा था कि सुपारी ले रखी है, वो सब बातें खत्म हो गई। मीडिया एक तरह से विपक्ष के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा गया हुआ है सरकार की ओर से, बीजेपी की ओर से, मीडिया उसमें आगे अग्रणी, वो बम्बार्डिंग करने के लिए वो एयर स्ट्राइक कर रहा है, उसमें वो इस भूमिका में चला गया हुआ है। तो मैं समझता हूं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला है, और आप सही कह रहे हैं कि यह चुनाव जो है एक बड़ा रण है और यह देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का पूरा एजेंडा है। यह चुनाव यह सही आशंका जताई जा रही है कि जिस रास्ते पर सरकार जा रही है, अगर वो जीत करके वापस आती है, मोदी जी तीसरी बार
प्रधानमंत्री बनते हैं तो इस देश में न तो चुनाव होगा, न तो लोकतंत्र और संविधान बचेगा। क्योंकि ये इन्होंने दिखाया है, सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन करते समय इन्होंने न सिर्फ वहां सेंगोल स्थापित करवाया, बल्कि पंडे पुजारियों और पाखंडियों को ला करके वहां जो खड़ा किया, वो क्या सिंबलाइज करना चाहते थे? यही तो सिंबलाइज करना चाहते हैं कि जो हिंदू राष्ट्र की जो अवधारणा है, वो ऐसे ही आगे बढ़ेगी। आप एक तरह से संविधान में कुछ बदले बिना भी चाहेंगे कि संविधान को निष्क्रिय, निस्तेज कर दिया जाए और चीजें जो है वो पूरी तरह एक जातिवादी व्यवस्था की तरह, एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था की तरफ आगे बढ़े। प्रधानमंत्री ने खुद को उसी तरह सौंप दिया। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में प्रधानमंत्री मुख्य यजमान बने। यह किसी भी लोकतांत्रिक मुल्क के लिए जो पंथ निरपेक्ष अपने आप को कहता है, जिसका संविधान सभी धर्मों की इज्जत और सभी धर्मों को समान रूप से देखने की बात करता है, उसका प्रधानमंत्री इस तरह से बिहेव कर रहा है, तो आप समझिए कि संकट किस लेवल पर है। इसलिए रन तो बहुत भीषण होने वाला है और इसमें विपक्ष की भूमिका में पूरे देश की जनता को खड़ा होना पड़ेगा। ये आज का आपद धर्म यही है और उस धर्म के हिसाब से ही इस देश की जनता को आगे बढ़ना पड़ेगा। और निश्चित रूप से मैं इस बात से सहमत हूं, इस देश का जो भी कोई पत्रकार जो चाहता है कि इस देश में लोकतंत्र और संविधान बचा रहे, पत्रकारिता की गरिमा बची रहे, उसको भी आज विपक्ष की भूमिका में खड़ा होना होगा। ये कहकर काम नहीं चलेगा कि हम पत्रकार हैं इसलिए हम निरपेक्ष है। निरपेक्षता एक ओढ़ा हुआ ढोंग है और कुछ नहीं है। आपको समय के अनुसार ये तय करना पड़ेगा कि आज देश के सामने अगर चुनौती है, देश का संविधान लोकतंत्र अगर खतरे में है, पूरी चुनाव प्रणाली खतरे में है, उस ऐसे में एक एक पत्रकार को जो इस देश का संविधान और लोकतंत्र बचाना चाहता है, उसको भी खड़ा होना पड़ेगा, उसको भी जनता की भूमिका में आना पड़ेगा, अपनी तमाम तरह की पेशेवर जिम्मेवारियों के बावजूद। जी दिनेश जी।